आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और बहुत सारी तंजीमें जो है इसमें जुड़ चुकी है। और इस मद में हमने देखा कि कांग्रेस, पीडीपी और भी अलाइड जो एजेंसीज है या पार्टियां हैं, उनके मेंबरान अभी इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने लोगों के साथ मिल बैठ के ये तय कर रहे हैं कि कैसे हम वोटर्स को वो करें, कैसे हम अपने जो उनके मंशूर है उनको हम कैसे पब्लिसाइज करें। तो इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं। ही इज़ द फॉर्मर ब्रॉडकास्टर। ही वाज नोन फॉर हिज soulful voice and he also remained one of the prominent members in the former governments. सईद बशारत बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो सियासी सफ़र है ये रेडियो कश्मीर के 4 वॉल्स से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप बहुत सारे पब्लिक ग्रीवांसेस को लोगों तक पहुंचाते थे और सरकार तक पहुंचाते थे, वहाँ से स्टार्ट होता है। और आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शंस का जो है अनाउंसमेंट करें, तो बहुत एक सफ़र है। और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल जर्नी है आपकी, तो आप इस वक्त अपने आप को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले आपका नजीर साहब शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, श्रीनगर से तशरीफ लाए, आपका बड़ापन है। और पहली बात मैं ये कहूँगा, मैं फॉर्मर ब्रॉडकास्टर नहीं हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर हूँ। क्योंकि ब्रॉडकास्टर तब तक ब्रॉडकास्टर होता है जब तक आवाज ठीक रहेगी। जिस दिन खराब हो जाएगी उस दिन वो माशाल्लाह उस दिन वो ब्रॉडकास्टर नहीं रहता है। तो अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट देखेंगे या मेरा पैड देखेंगे, उस पर लिखा होगा ब्रॉडकास्टर, फिर पोएट, फिर फॉर्मर मिनिस्टर। मैं फॉर्मर एमएलसी हूँ, फॉर्मर एमएलए हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर हूँ, लेकिन ब्रॉडकास्टर और पोएट हूँ। अच्छा, वो तो आप वो फॉर्मर नहीं है, वो फॉर्मर आप एक बात। दूसरा ये कि सियासी सफर से पहले आपने रेडियो का जिक्र किया, अगर आप चाहें तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये रेडियो कश्मीर के 4 दीवारी से शुरू नहीं हुआ। ये जहां बैठे इस गांव में करीरी जो है, ये यहाँ से शुरू हुआ। वो इसलिए कि बचपन से हम रेडियो सुनने के बड़े शौकीन थे, जबरदस्त, बहुत ललक थी और कसक भी थी अंदर से कि हम भी यार रेडियो कभी जाएं। ये नहीं कि हम कोई नौकरी वोकरी करें ना, कभी रेडियो जाएं। तो बचपन में घर का जो माहौल था यहाँ पे, पूरे क्रीरी का जो है, बहुत इल्म, अदब, कल्चर, सकाफत के एतबार से, मजहबी एतबार से बहुत रिच गांव है। और हम तो जो हमारे लोग गुजरे हैं, किसी भी तबके से हों, जैसे आप संगीत के बड़े शौकीन हैं, आप खुद रबाब बजाते हैं, और रबाब का एक गढ़ रहा है। रबाब का तो जन्म यहीं से मेरे ख्याल से हुआ है, क्योंकि सनाउल्लाह भट्ट रबाबी जो है वो पहले ईरान भी जाते थे, शाह ईरान के इस महल में। हाँ, के बाद रेडियो श्रीनगर में 48 में उन्होंने उनको लिया। 48 के बाद जब उनकी रिटायरमेंट का एज भी आ गया, तब भी उसको रेडियो ने छोड़ा नहीं, एक्सटेंशन दिए शायद इसलिए कि उनको उनकी जरूरत थी। उनके भी अब यहाँ पे उनका बेटा भी बाद में गुलाम खान साहब, और भी बहुत सारे हैं, उनका अभी पोते को अभी अवार्ड भी मिला। इसी तरह से मजहबी एतबार से यहाँ पे जो हमारे जद अमजद हाजी मुराद बुखारी साहब, उसके बाद बहुत सारे मुफ्तियान इकराम भी, जो वाज खान, वो भी अदीब भी, शायर भी, बहुत सारे गुजरे। तो इसलिए जो हम खुद को देखते हैं तो हम उन, और आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। और मैं जब बात करता हूँ, मैं पढ़े लिखों की भी बात करता हूँ और अनपढ़ों की, जो अनपढ़ है, जो ने पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ इन द सेंस कि ये नहीं कि वो जानते नहीं कुछ, और जो लिख पढ़ नहीं पाते हैं, वो भी बड़े दानिशमंद हैं, बहुत बहुत ज़हीन लोग हैं। तो उस नाते अगर मैं खुद को उनके सामने खड़ा करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, देखा जाए तो। लेकिन एक माहौल था, गांव में भी और घर में भी माहौल था रेडियो सुनने का। हम बीबीसी भी सुनते थे, उर्दू सर्विस, डॉच वेले भी सुनते थे बचपन में, 6ठी, 7वीं, 8वीं में, 9वीं में, वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुनते थे, और रेडियो बीजिंग भी सुनते थे हम। और बाकी तो ये रेडियो जलंधर, उर्दू सर्विस बिलखसूस नई दिल्ली की, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, ये सारे रेडियो सुनते थे। कभी कभार वो पाकिस्तान का ये भी आ जाता था, सिग्नल भी आ जाता था उसमें ना, रेडियो में। कभी कभी नहीं, तब आता था, आज नहीं होता। हम सारे कराची सुनते थे,
लाहौर सुनते थे हम, पेशावर सुनते थे हम। पेशावर में हम पश्तो के गाने सुनते, मुझे आज भी याद है वो गाने जो पश्तो में आते थे, लाड़ शाह पिखावर मक्का मिस्तोल मारा रावड़ा, मुझे आज भी याद है। तो तब से एक ललक थी जबरदस्त ये करने की। और फिर रेडियो में चले गए। 88 में मेरे ख्याल से पहली बार प्रोग्राम दिया मैंने, एक आता था युवानी से, अदबी फनपारों से। तो उबैद सिद्दीकी साहब जो बीबीसी चले गए बाद में, ही वाज द प्रोड्यूसर देयर। तो पहला प्रोग्राम मैंने उनके साथ किया हुआ है। बहुत काबिल और ज़हीन, और जबान पे उनका बड़ा होल्ड था। तो वहां पे उनके साथ प्रोग्राम किया। तो शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद ड्रामा बॉयज बना, ड्रामा किया कि नहीं कभी, बट ऑडिशन दे दिया। फिर 2-3 बार 90, 91, 92 में रेडियो कश्मीर श्रीनगर में मैंने अनाउंसर के लिए एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मैंने न्यूज कास्टर दूरदर्शन भी क्वालिफाई किया है 89 में। ये 3 लोगों ने किया था। एक जफर इकबाल मनहास साहब, तब वो असिस्टेंट एडिटर थे एकेडमी में। एक हमारी सिंगर थी, सलामत रखे अल्लाह उनको, राही आगा जी, उन्होंने भी किया था, और मैंने, 3 लोगों ने किया था। बट चूंकि इट वाज एंड ऑफ 89, हालात बहुत खराब थे, बैन लग गया, कुछ धमकियां आ गई, तो हम न्यूज नहीं पढ़ पाए, वी कुडंट डू। तो अल्टीमेटली मैंने दिल्ली में क्वालिफाई किया 95 में। तो आई वाज पोस्टेड एट जलंधर रेडियो वहां पे। तो 98 में यहाँ से ट्रांसफर होके आ गया श्रीनगर। तो ट्रांसफर होके जब आ गया तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम किए, मेरे ख्याल से 15-16 प्रोग्राम करते थे हम, वीकली, डेली, मंथली। तो अल्लाह ताला का करम था, लोगों ने कबूल किया। सबसे बड़ी बात यह है, जब आपका कोई फैन बनता है, ये आपका फैन नहीं बनता है, वो आपको कबूल करता है। आपकी आवाज को, आपके काम को, आपके कहने को, आपके सब चीजों को कबूल कर लिया। तो उस शोहरत के नाते और काम भी बहुत किया हमने, बहुत जबरदस्त, और जमीनी हकाइक का पता भी चला बहुत, कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नहीं तो अदरवाइज आपको पता होता है अपने गाँव का, अपने घर का, लेकिन आप इलाके का पूरा पता नहीं होता है। तो ये हमें टंगडार से, करना से, गुरेज मत्सल से लेकर, उड़ी से लेकर, बनी, बसोली, चनाब बेली, आपका कश्तवाड़, आपका पोंछ, रजौरी, सारा हमें पता चला कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह कॉरेस्पॉन्डेंट थे हमारे रेडियो के, शहरमीन के। तो और बाकी भी करते थे हम, वो रायत राय, बजोई इंसांस वगैरह, जो लोगों से बात करके उनकी परेशानियां, हाँ, और कल्चरल प्रोग्राम भी करते थे। हेलो रेडियो कश्मीर एक फॉरेन था, बहुत मकबूल प्रोग्राम था, वो मैंने शुरू किया था। आज की सुर्खियां, जबरदस्त प्रोग्राम था। तो इस नाते फिर मुफ्ती साहब ने, जब वो सरकार में आ गए, तो करीबन 10 महीने वो उनका बड़प्पन वो पीछे रहे कि आ जाओ। तो अल्टीमेटली कोई सितंबर 2003 में मैंने छोड़ के पीडीपी में आ गया। तो फिर मैं चीफ स्पोक्समैन बन गया, यूथ प्रेसिडेंट बन गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला बन गया, और 5-6 महीनों के बाद में एमएलसी बना। तो उसके बाद आपका काम उसके बाद थे कि आपके आवाज के? नहीं, दरअसल बात ये कि मुफ्ती साहब से हम, हालांकि वो कम बोलते थे तब रेडियो के लिए, लेकिन कई बार मैंने उनको रेडियो के लिए रिकॉर्ड किया, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया, बहुत मुश्किल से, वो ज्यादा बोला नहीं करते थे वगैरह। और हाँ, मतलब कभी कभी बोलते थे, वो बोलते नहीं थे। उसके बाद जब उनसे मुलाकातें 4-5 हो गई सरकार बनने से पहले, जैसे कई ताज़ियत थी, एक दो बार तो वहां भी मुलाकात हुई। तो शोहरत जो थी वो तो उनको मालूम था, उसके साथ साथ एक वो ताना बाना सा बन गया, एक ताना बना। और महबूबा जी के साथ भी तब हम रिकॉर्डिंग करते रहते थे, उनके साथ उनको पूछते रहते थे शहरबीन में कमेंट वगैरह, बिकॉज शी वाज पहले वो एमएलए थी और वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर थी असेंबली में। सो मे बी बिकॉज ऑफ शोहरत एक तरफ जो उनके साथ ताल्लुकदारी बनी, या उन्होंने मुझे जाना, या उनको तो सब जानते हैं, उन्होंने मुझे जाना, तो शायद इस वजह से भी उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और पार्टी ज्वाइन कर लो। तो कर ली पार्टी ज्वाइन। अच्छा। तो फिर अभी हाल ही में मिनिस्टर तक पहुंच गए। तो आपके इस सफर में आपने बहुत क्लोजली मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ काम किया, और पीडीपी जो है हमेशा इस बुनियाद पे भी बाहर आई कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो विजन है उस पे हम सियासत करेंगे, और उस पे हमने सच्ची सियासत की। इस पे बहुत सारे लोग भी जुड़ गए, बहुत सारे लोग छूट भी गए। पोस्ट 2019 एक इंसिडेंट होता है जब बशार बुखारी जो है पार्टी से सबकदोश होके कहीं और चले जाते हैं। तो उसकी कोई वजूहत थी कि आपने क्यों ऐसा
पोस्ट 19 नहीं, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। मैं दिसंबर, you are not in the that we know you are not in the expelled no, I am not in that group। पोस्ट 5 अगस्त जो सिचुएशन बन गया यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और उस नाते जो ये दाएं बाएं चीजें हो गई, उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। मैं दिसंबर 18 में ही निकला था। तब 5 अगस्त हुआ नहीं था। कभी कभी होता नहीं, ये कहते हैं कि जब 5 अगस्त के बाद सारे निकल गए, उनको किसी ने कहा निकलने के लिए। मैं उस जुमरे में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिसंबर 18 में 2018 में अलहदगी मैंने इख्तियार कर ली। कई वजूहत थे उसके, वजूहत होते हैं इंसान, और मुझे कभी कभी लगता है कि ये बुरा भी नहीं है समटाइम्स, क्योंकि हर शख्स को जीने का हक है, अपने वजूद का हक है, और उसकी जो सोच है, उसकी पर्दाख्त है, उसके मुताबिक। हाँ, अगर बेहतर हो तो अच्छा है, अगर बेहतर नहीं है तो समाज को परेशानी हो जाती है। इसी तरह से वहां भी कुछ ऐसा हो गया कि जो उनकी सोच थी या जो उनकी पर्दाख्त थी, शायद वो पार्टी मफादात में नहीं थी, इसलिए दिक्कत आ गई। पीडीपी चाहे सरकार में रही या न रही, आप लेकिन बड़े अच्छे जो है पोस्ट पे रहे। आप चीफ स्पोक्स पर्सन रहे, आप एमएलसी जब थे तब भी आपका जो है प्रोमिनेंस पार्टी में रहा, और उसके बाद आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिली। बिल्कुल। और जब आपको पीडीपी बीजेपी सरकार में मिनिस्ट्री मिली, और उसमें आपको हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो ये मिनिस्ट्री, लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री, रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, बिल्कुल, कुछ ऐसी खास जो मिनिस्ट्रीज है वो मिली। आपको लगता है कि आपने जस्टिस किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ? और दिस टाइम व्हेन यू आर एन एमएलए एंड यू आर, आपको मैं एक खूबसूरत बात बताता हूँ। जब हम सरकार बनी, जम्मू में हमने हल्फ लिया, तो उसके बाद मैं रिलीफ रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर बन गया। सैलाब आया था 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, हालत बहुत खराब थी। तो हम लोग, डॉक्टर निर्मल सिंह वाज डिप्टी सीएम, तो उनके साथ और भी मिनिस्टर्स हम आए। हमने SKICC में जो इलाके जात थे जहाँ पे सैलाब आया था, उन सबको हमने वहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, और एक बड़ा सेशन हो गया कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ नुकसानात हुए, किस तरह के नुकसानात हुए, ताकि एक पैकेज बनाया जाए रिलीफ इन द सेंस कि वो दोबारा से बिल्डअप करने के लिए। तो उसी के बुनियाद पे हमने फिर वर्ल्ड बैंक से 1500 करोड़ रुपए लाए, 1500 करोड़। लेकिन मुझे याद है जब हम यहाँ पहुंच गए एयरपोर्ट, तो जितने मिनिस्टर साहब, मेरे ख्याल से 5-6 मिनिस्टर थे उसमें, तो सबके पास डिपार्टमेंट्स थे, तो उनके सब डिपार्टमेंट के हेड्स जो यहाँ कश्मीर में हैं, वो सारे उनको रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट। अच्छा। गुलदस्ते लेके, मालाएं लेके, सब। मैं एक वाहिद था जिसका कोई नहीं आया था, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा महकमा नहीं था जिसका श्रीनगर में कोई दफ्तर हो या किसी डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर हो। लॉ डिपार्टमेंट का एज सच अलग दफ्तर न डिस्ट्रिक्ट में होता है, न डिवीजन लेवल पे होता है। हाँ, लॉ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स DC ऑफिस में होते हैं, आपके ड्यूकॉम ऑफिस में होते हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स वहां तैनात होते हैं। ये लॉ का डिपार्टमेंट नहीं होता है। सो आई वाज द ओनली पर्सन जिसको कोई रिसीव करने नहीं आया था, बिकॉज कोई था नहीं जमीनी सतह पे ऐसा कोई डिपार्टमेंट या कोई दफ्तर जो मुझे रिसीव करने आता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस महकमे का इन पर्टिकुलर इवन रिलीफ रिहैबिलिटेशन का कोई नहीं आया था, क्योंकि उसका दफ्तर असली जम्मू में है। यहाँ भी कुछ लोग बैठते हैं। यू कैन इमेजिन कि जो महकमे जात मेरे पास थे, उनका इंडिविजुअल लेवल पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अलग कोई खास ताल्लुक था ही नहीं। मिसाल अगर रूरल डेवलपमेंट होता तो जाहिर है मैं रूरल डेवलपमेंट में नहीं और ज्यादा काम करता। अगर R&B होता तो मैं R&B में काम करता ज्यादा। अगर कोई और सेक्टर होता तो मैं उसमें करता। लेकिन एज सच इसमें कोई महकमा था ही नहीं। इवन जब रेवेन्यू आपके होता है, रेवेन्यू के होते हैं आपके सारे, आपके कमांड में आते हैं, चाहे DC हो, चाहे FC हो, चाहे ड्यूकॉम हो, लेकिन एज सच रेवेन्यू को तहसीलदार या जमीनी मामलात के एतबार से माना जाता है। आपका रेवेन्यू वाला आपके लिए सड़क नहीं बना सकता है, आपका रेवेन्यू वाला आपके लिए ओवरहेड टैंक पानी की नहीं बना सकता है। सो ऐसे महकमा जात थे जिनका एज सच कोई पर्टिकुलर ताल्लुक एक्सक्लूसिवली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं रहा था। हाँ, जनरली तो था पूरी स्टेट के साथ, बट एट द सेम टाइम हमने कोशिश की एज MLA भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं पहला MLA हूं उस हल्का इंतखाब संग्रामा का जो अब नहीं है, जो अपोजिशन में था। 2008 दिसंबर 28 को रिजल्ट आ गया, मैं MLA बना। जब तक जितने भी हमारे MLA साहबान थे
वो सरकार से जुड़े थे, यानी उनके पीछे उनके वज़राए आला का बैक था। मैं पहला था जिसके पास सरकार नहीं थी। तो मेरे लिए ये चैलेंज था, चैलेंज इन द सेंस कि मैंने इसको अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझा। बिकॉज अगर मैं यही काम जो मैंने किया एज एमएलए, मैंने करीबन 302 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स लाए उस दौरान 6 साल में, और उस सरकार ने, वो मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने भी बड़ी हेल्प की मुझे, मेरी, उन सबका शुक्रिया। तो अगर मैं यही 302 करोड़ रुपए एमएलए होके अपनी सरकार होती, उसका शायद इतना इम्पैक्ट नहीं रहता जितना अपोजिशन में ला के रहा। तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। तो हमने उस जमाने में भी कोशिश की कि हम जितने ये, मैं आपको बता दूं, बहुत नदामत से मैं बताऊंगा आपको कि लगभग जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी जब बने, हम एमएलए बने, तो हमने जीरो से स्टार्ट कर लिया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ पीछे, बिकॉज 88 के बाद, 89 के बाद ऐसे हालात हो गए कि कोई नजर ही कहीं नहीं आया, लोग बाहर नहीं आ पाते थे, काम का तो सवाल ही नहीं। आपने मुफ्ती साहब की बात की, मुझे याद है जब मुफ्ती साहब बने, मेरा भी जो मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया नौकरी छोड़ने का, वो ये था कि यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर उतर कर बस से पैदल चलना पड़ता था, फिर आपकी तलाशी होती थी, फिर आप दोबारा बस में बैठते थे। तकलीफ, किसी को हॉस्पिटल जाना होता था तो उसको भी इससे गुजरना पड़ता था, ज्यादतियां बहुत होती थी। तो मुफ्ती साहब के आने के बाद ये ज्यादतियां बहुत कम हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना मुझे नौकरी छोड़ने का और मुफ्ती साहब के साथ हाथ जोड़ने का। ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चूंकि पोस्ट डिलिमिटेशन, अगर हम अपने नाज़रीन को समझाएं, जो संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब इसमें कुछ इलाका जात जुड़ भी गए, कुछ घट भी गए। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आप कैसे समझाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी अब कितने वोटर्स पे मुश्तमिल है, और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे आपको लगता है कि आपका चैलेंज हो सकता है इस इलेक्शन में? नहीं, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है चैलेंज उसका होता है, ये ऐसा कोई नहीं, कोई कहेगा जो भी हो, अगर 10 हो, 20 हो, 18 हो, 50 हो, सबको अपना अपना चैलेंज होता है। एंड ये, और इलेक्शन का नाम ही चैलेंज है बेसिकली। इलेक्शन जो है चैलेंज ही है। आप जाके लड़ते हैं, आप लोगों से बात कहते हैं, उनसे कहते हैं वोट डाल दो, वो आपको आंकते हैं, आपको परखते हैं। फर्क ये कि हमारा करीबन 20,000 वोट जो हमारा है वो बारामूला हल्का इंतखाब के साथ जुड़ गया, और करीबन 20,000 सोपोर हल्का इंतखाब के साथ जुड़ गया, जो ओरिजिनल संग्रामा का था। उसके बरक्स हमारा कोई टंगमर्ग से, मेरे ख्याल से कोई 13-14 नहीं, टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें आपका बाबा ऋषि की जियारत और हाजीबल, वाइलू, आपका मुलबांगिल, खैपोरा, ऋषिपोरा वगैरह आता है, नंबलनार साइड आता है, तो या फजपुर आता है, तो ये करीबन 13-14 हजार वोट है, ये आगे। और बाकी जैसे चंद्रसीर से खरगाम, तिलगाम, दारगाम, बरहमपुरा वगैरह, फिर वानीगाम, बाला, पाइन, नसरेपोरा, हुरदपोरा, हुरचक, नीचे फिर खम्बियार, चंद्रहोम, अंदरगाम, हामरे, बूसू, पोसनाक, पोथार, ये इलाका जुड़ गया। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई 20-21 हजार वोट आ गए हमारी तरफ, तो पहले से कम आ गए। तो ये जब मैंने आखिरी इलेक्शन लड़ा 2014 में असेंबली का, तब हमारे पास 77,000 वोट थे संग्रामा के, और आज की तारीख में हमारे पास 72,000 है 10 साल के बाद। तो मेरे हिसाब से अगर वही हल्का इंतखाब रहता संग्रामा, तो शायद आज 95 लाख के करीब हो जाता पिछले 10 साल में, लेकिन अभी हमारे पास 72,000 वोट है। तो इसमें से वो इलाका, ये इलाका और पुराना हमारा इलाका है। तो बशार साहब, 10 साल एक ब्रेक रहा, लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस में जुड़े ही नहीं, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने देखा कि मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ, we witnessed that massive participation of people. Do you think that is going to have a larger impact in this assembly also? In fact, क्या हुआ कि जो इलेक्शंस इन्होंने नहीं किए, हमाहस्ती दिखाई, एरोगेंस दिखाई, उसका गुस्सा था लोगों को, लोगों ने गुस्सा निकाला, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कभी, जब हम यहाँ सारे साथी मुझे सुन रहे हैं आपको सामने, जब हम बात करते थे उनके साथ कि कितने वोट पड़ेंगे, हमारा अंदाजा था 40% पड़ेगा, ये 60 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब जो गुस्से का लेवल था वो बहुत ज्यादा था, और पड़ा भी, जैसे रशीद साहब कैंडिडेट थे, वो जेल में थे, उनके पुराने वीडियोस वो रायशुमारी वगैरह की भी चलाई गई, हाँ चलाई गई। तो इन्हें भी लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या बीजेपी सरकार को ये बता दिया कि हम आपसे कितने नाराज हैं और हमारी सोच क्या है। उनको ये सोचना उनको है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। प्रोटेस्ट वोट, मैं कहता हूँ ये सोच, ये उनके लिए ये सोचना है, हमें सोचना नहीं है।
हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब असेंबली का इंतखाब आता है तो इसका डिफरेंट पैरामीटर होता है, इसके पैमाने मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कभी एक कैंडिडेट होता है एक गांव से पार्लियामेंट का, दूसरा होता है चौथे गांव से कहीं, तो इसमें ये चीज नहीं आती है कि ये मेरे गांव का है उसके गांव का है, इसमें एक अलग पैमाना बन जाता है, पार्टी, फिर कैंडिडेट कैसा है, फिर इश्यूज क्या है, पार्लियामेंट है, वो बन जाता है। असेंबली में डिफरेंट होता है। गांव की बात हुई और जो हमने खुद आवाज वॉइस की टीम ने एक असेसमेंट किया ऑन ग्राउंड, देयर आर मेनी विलेज हु हैव शोन satisfaction for the works you have done over the years, but there's one village, Wagura, I would like to name it on the record. A large number of people are showing a great resentment that you have not been able to reach out to them. You play a decisive politics, you don't reach out to them, and you don't address their grievances. So उसको लेके आप कैसे respond करेंगे? मुझे उनके साथ बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दूंगा, जब मैं एमएलए बना, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा नफरत है ना, होता है। जैसे आपके अगर गांव में भी 2-3 बड़े ऐसे लोग होते तो उनमें भी थोड़ा चपकलिश हो जाती है। इसी तरह से इलाके में गांवों के दरमियान भी ये नेचुरल है, इट्स अ ग्रोथ। मैं इसको ग्रोथ भी समझता हूँ और नेचुरल प्रोसेस भी समझता हूँ, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपना एहसास क्या है। जब मैं एमएलए बना तो मुझे वहां पे कोई 70-72 वोट मिले 2500 में से शायद। जाहिर है उन लोगों ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। एक तो होता है इलेक्शन लड़ना, दूसरा होता है किसी शख्स के खिलाफ लड़ना, इसको हराना है। मैंने सोचा शायद मेरे पास आएंगे नहीं, हो सकता है, तो मुझे पीए बनाना था एज एमएलए। मैंने उसी गांव का रखा, रियाज अहमद भट्ट साहब। अच्छा। वो इस एहसास से रखा कि शायद मेरे पास आना इनको अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं लगेगा, तो इनका भी परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, मुझ तक पहुंचने का इरादा रखते हो लेकिन आ नहीं पाएंगे, तो मैंने पीए रखा, वो वहीं रखा ताकि उसके बाद जाके मैं उनका हल कर दूं। ये मेरी सोच थी। ये वैसे उनको भी मालूम है जिनने आपको कहा होगा। एक बात। दूसरा, जब मैं बना, हमने एक चीज को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्लाह के फजल करम से, लोगों की मदद से तब्दील कर दिया। इंतकामी सियासत हमने खत्म कर दी। मिसाल, जहां हमें 1 वोट मिला वहां हमने 1.5 करोड़ का पुल दे दिया, मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड्स की, कल्वर्ट्स दिए, ट्रांसफार्मर दिया, पानी पिलाया 1 वोट पे। और जहां हमें 2500 वोट मिले वहां भी हमने काम किया। कोई भी मेरे पास आया, चाहे वो किसी भी अपोजिशन जमात से था जिसने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया, जब आया, जब उनका हक था, अगर उनका हक था हमने उसको दे दिया, सिफारिश कर दी, साइन कर दी, जो भी था, हमने इनकार नहीं किया। और हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा, आज तक कोई साबित नहीं कर सकता है कि कोई आपके पास ऐसा कोई शख्स आ जाए जिसको आप पहचानते ना हो और वो आपको कहेगा कि मैं मिसाल कोलिना से हूं। हमने कभी उससे ये नहीं पूछा कि आपने वोट डाला कि नहीं डाला, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी का भी हक बनता है कि वो इलेक्शन लड़े, गुनाह नहीं है। बिकॉज एवरी पर्सन हु हैज अ राइट टू वोट हैज अ राइट टू फाइट। ठीक है, यू कांट टेल हिम कि वोट बट फाइट मत करो। और जिन लोगों ने मुझे वोट दे दिया और जिन्होंने मेरे मुखालिफ दे दिया, अगर मुझे वोट डालने वाले सही हैं तो मुखालिफ को वोट डालने वाले भी सही हैं। उनने आइन के खिलाफ कोई काम थोड़ी किया, क्योंकि 4, 5, 10 लोग हैं, सबको मर्जी किसको डालें, लेकिन जो बनता है वो सबका बनता है। अब आपने वागुरा की बात की, मैं बड़े अदब और एहतराम से कहता हूँ, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम ऑल। मैंने सबसे पहले उनको 2-2.5 करोड़ का ब्रिज बना दिया एक। अब मैंने कहना तो नहीं था, पर चूंकि जब ये बात लोग करते हैं मेरे खिलाफ और गलत, मैं कल भी बात कर रहा था, मैंने एक शेर लिखा है इस पे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। जब ये फैलाते हैं तो कभी कभी इंसान को फिर बोलना पड़ता है। हमने इनका रास्ता, ये एक पुतका से एक रास्ता बना था, उसको मनगाम की तरफ से बनना था, उसको लिया गया था, मीरागुंड से ऊपर लिया गया था, तो पुतसुमन शाकवाला से लेकर मनगाम तक रास्ता ठीक नहीं था, तो हमने उसमें 3.5-4 करोड़ के एडीबी में हमने प्रोजेक्ट लाया। अच्छा। और उसको मैग्नेमाइज करवा दिया। उसके बाद हमने उनको 7.5-8 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई स्कीम दे दिया, पानी का स्कीम दे दिया। उसके बाद एक नहर जाती है वहां से, खलरी प्रोजेक्ट, जो वागिला से निकल के वया वागुरा जाता है हाईगाम तक।
हमने उसके लिए 13 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया। पता नहीं 3-4 करोड़ खर्च हुए होंगे, बाकी का मालूम नहीं मुझे, लेकिन एक प्रोजेक्ट लाया, वो वागूरा के बीच से निकलती है। और हमने वागूरा का हमारा एक और मोहल्ला समझ लीजिए वागूरा का, उसे तकिया वागूरा कहते हैं। अच्छा। वो इस करेवा के उस पार है। तो उनको वागूरा आने के लिए उनको वया मीरांगुंड, वया नौपोरा, वया शाकवारा, वागूरा पहुंचना पड़ता था। हमने वागूरा और तकिया वागूरा का मिलाया, शायद 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था शायद, तो एक हमने नबार्ड में एक प्रोजेक्ट बना के रास्ता बना दिया, उनको मिला दिया। उसके बाद फिर मिनिस्टर बना, मैं फिर एमएलए बना, मिनिस्टर बना। हमने इनको वाइडनिंग करवाई रोड की। मैंने मुफ्ती साहब जब वजीर आला थे, मैं मिनिस्टर था, मैं आपको बता दूं, तो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करना था। हमने 3 स्पॉट्स मुकर्रर करने थे, एक कंडी में, एक नीचे बेल्ट में, एक यहाँ सेंटर में। तो मैंने सोचा क्रीरी लाऊं, घर है। फिर मैंने सोचा क्रीरी बाद में लाएंगे, कभी बैठेंगे फिर आराम से। मैंने उसको वागूरा लिया, क्योंकि पहले इलेक्शन में मुझे शायद 72 वोट पड़े थे, और इतना काम करने के बाद मुझे शायद 34 पड़े। अच्छा। कम हो गए। तो मैंने सोचा कहीं उनको ये एहसास ना लगे कि ये आदमी मिनिस्टर बन गया, ये एमएलए बन गया, ये हमारा नहीं है। ये इस एहसास को खत्म करने के लिए, ये एहसास देना कि मैं आपका भी हूं, मैंने मुफ्ती साहब को वागूरा लिया। तो मतलब सुनिए वहां जलसा किया, और वहीं पे मैंने सारे जितने भी ये इस इलाके के डिमांड्स थी, मुफ्ती साहब से वही ऐलान करवाया। वहीं पे इनका वाइडनिंग का रोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहीं पे अनाउंस होगी, उस पर काम शुरू हो गया। अब तब मुकम्मल नहीं थी, शायद अब मुकम्मल हुई होगी। हाई सेकेंडरी की एक बिल्डिंग, एडिशनल बिल्डिंग दे दी वहीं पे। और सैलाब के अंदर मैंने उनका हाई सेकेंडरी का पुल जो था वो खराब हो गया था बिकॉज ऑफ सैलाब। वो पुल कोई 2-2.5 करोड़ का बनाया। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो वागूरा को बाकी इलाकाजात से मिलाते हैं, वो है शाकवारा वागूरा ब्रिज और वागला वागूरा ब्रिज। ये दोनों मैंने इसमें रखे, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में। दोनों का कॉस्ट है 8.25 करोड़ रुपए, एक का 8.25, दूसरे का 8.25 करोड़ रुपए। सो ये कोई 50-60 करोड़ तो बन ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर इसको कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो नहीं किया होगा, क्या करें। तो the former MLA is on the record for all these Wagura people who have raised that concern. आप ब्रॉडकास्टर हैं? नहीं, उनकी एक चीज हकीकत है, उनको मैं पसंद नहीं हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। दिस इज बियॉन्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ, उनको पसंद नहीं हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। गॉड ब्लेस देम ऑल। मुझे उनसे मोहब्बत है। आप एक ब्रॉडकास्टर हैं, मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। Over the years, electoral politics has witnessed a lot of change. Social media has posed a lot of challenge in front of politicians, but at the same time, they are also reaping benefits out of it. You see Prime Minister Narendra Modi using reels, using social media platforms quite often, and then down the line you see all the ministers and chief ministers and all. Do you think, as a on the ground worker, on the ground MLA, who is connected to people who are not educated, who are not into the reels and all, do you think it's an equal challenge for all the politicians? मोदी जी जितनी रील्स बनाते हैं उसके 100 में से 70% नेगेटिव होते हैं नीचे, है ना। और रील बना के 400 से वो 240 पे आ गए। बेसिक चीज ये है कि जिस माँ, बहन या बेटी को आपने उसके सर से मटका उतारा, जो वो नदी नाले पे या चश्मे पे पानी लाने के लिए जाती रहती थी, वो आपने उतारा और आपने उसके किचन में या सहन में नलका रखा, उसको आप सोशल मीडिया पे क्या भी बोलिएगा, उसको असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना। हम भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी भी कोई चीज है। यहाँ हमारे इतने सारे बैठे हैं लोग, इनमें से मेजॉरिटी शायद वो हैं जो फेसबुक पे नहीं है, जो इवन व्हाट्सएप पे नहीं है, क्योंकि छोटे फोन है सबके, ये जो सामने बैठे हैं बस सिर्फ फोन करते हैं। डज दैट मीन कि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बशारत बुखारी ने क्या किया या क्या नहीं किया, या छोड़ी मेरी बात, किसी और ने क्या किया क्या नहीं किया? सही बात है। सो अगर किसी को 20,000 वोट मिलते हैं 2 मिनट के लिए, तो डज दैट मीन कि ये सारा सोशल मीडिया पे रील्स चलाने से हो गया? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ना रेडियो सुनते हैं ना टेलीविजन सुनते हैं, लेकिन जब वो अपना काम दिन में करते हैं, शाम को वापस आते हैं, जब मैग्नामाइज रोड से चलते हैं, उनको मैं याद आता हूँ या उनको वो एमएलए याद आता है जिससे काम किया। उसको सोशल मीडिया पे बताओ या मत बताओ,
इट हार्डली मैटर्स। हाँ, एक तबका है जो इस चीज को ले लेता है और शायद मोटिवेट भी होता होगा, बट वो मेजॉरिटेरियन मामला नहीं है। अगर आप इसी पे सिर्फ रिलाई करें, ठीक है, अगर कोई सपोज somebody is very much into it, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, देखता है, आपको अगर उस तक पहुंचने का जरिया यही है तो इस्तेमाल करो। बिल्कुल। आपके घर के इस बाग में, बगीचे में हमने देखा कि बहुत सारे जानवरों का आमद रफ्त है। इसका मतलब है कि people can take it as a good omen। हाँ, है ना, बहुत हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आखिर पे हम हर एक उस कैंडिडेट से ये पूछते हैं कि आपकी क्या मैसेज रहेगी अपने लोगों से, जो आप उनको बोलना चाहेंगे ऑन दिस प्रोग्राम। मैसेज का वो जो मैसेज की होता है ना इंसान की वक़्त, वो मेरी है नहीं, क्योंकि हमेशा मैसेज वो देता है जो सबसे बालातर होता है। मैं सबसे कमतर हूँ, सो मैं मैसेज नहीं दे सकता हूँ, मैं इस्तदा कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं 9 साल एमएलए रहा, उसमें 3 साल मिनिस्टर रहा। जितने भी हमारे सारे लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, इवन अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई शक, दो राय नहीं है इसमें। हाँ, जो पिछले 10 साल में 10 से लेकर 18 आ गए, 12 से लेकर 20 हो गए, या 15 से लेकर 25 हो गए, वो शायद मुझे अभी कम जानते होंगे, बिकॉज 10 साल का पहले जब सरकार बनी, फिर 16 हो गया, 2016 का टर्माइल हो गया, फिर 17 तक टर्माइल रहा, फिर 18 में शुजात का सानिया हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। उसके बाद 2019 हो गया, फिर कोविड जी आ गए 2-2.5 साल। तो इससे शायद उनको ज्यादा मालूम नहीं होगा, बट बाकी सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो इसलिए कि करीबन हमने, अगर काम के एतबार से देखा जाए, करीबन हमने कोई 900 करोड़ के प्लस लाया है टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में। करीबन हमने 250-300 करोड़ तो हमने सिर्फ पीएचई में लाए। जो मोदी जी ने 2019 में जल जीवन मिशन, क्या होता है वो, हर घर नल, हम 19 में उठाया ये मिशन, मैंने 9 में उठाया है। तो आज हमारे पास सब गांव में स्कीम, हाँ कुछ अभी चल रही है, अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन हर जगह स्कीम है, अपने पुरानी वाली स्कीम। नए में शायद आपको, अगर इस जो मिशन है उसमें शायद आपको, अगर आपने मकान की आधा किलोमीटर दूर बनाया तो उसमें पाइप लगानी पड़ेगी, उसमें आ जाएगा, पर स्कीम्स आर ऑलरेडी देयर, स्कीम्स में दिक्कत नहीं है। तो ये सब जानते हैं, इतने ही नहीं जानते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि हम अवेलेबल भी रहे, हमने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बदतहजीबी बदकालमी तो दूर की बात, वो तो होगा ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और नए इलाका जात जो हैं, जो हमारे पड़ोसी है, वो अदरवाइज पड़ोसी है हमारे, उनके साथ भी हमारा तब भी राब्ता था जब हम उनके एमएलए नहीं थे। राब्ता इन द सेंस कि जब भी उनको कभी जरूरत पड़ी मेरी, आई वाज ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर देम। उनको भी हमारे साथ मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है, और मुझे तो बेहद मोहब्बत है। मेरी सिर्फ इस्तदा रह सकती है, मेरी रिक्वेस्ट रह सकती है कि आपने देखा कि मैंने किस तरह से काम किया, ये जो डेवलपमेंट को जो आप कहते हैं, किस तरह से ये काम किया, इंशाल्लाह इससे मजीद ज्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं, जो अभी मेरे जहन में है या मेरी फाइल पर हैं, जो अभी अमल में नहीं आई, बिकॉज सरकार 3 साल पहले खत्म हो गई। ये अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाना है। जैसे टूरिज्म सेक्टर पे हम काम कर रहे थे, स्ट्रंज एरिया है हमारा गुलमर्ग के बैक साइड में, उसको हमने डेवलप किया, किसी को मालूम ही नहीं था, लेकिन जहां छोड़ दिया हमने वही है। हमने प्रोजेक्ट बनाया था बांडीवाला से नखपतरी एक केबल कार के लिए 80 करोड़ का, वो शायद बाहर कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के गया था, सरकार गई, पता ही नहीं चला कहां गया। हमने नीचे हाईगाम, निंगली, तारजू एक डेवलपमेंट, टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। कैन यू इमेजिन? उसमें 3 चीजें बड़ी अहम थी। एक बर्ड वॉचिंग इन रखियागाम, जो वहां पे वो वेटलैंड है, दूसरा फिश एंगलिंग, तीसरा वाटर स्पोर्ट्स इन वुलर। ये अथॉरिटी वहां पे है, वहां पे सीओ है, वहां पे इंजीनियर्स हैं, सब है वहां पे, जो भी होता है। शायद इंजीनियर अब तब्दील हो गए, क्योंकि अब वो इंजीनियर्स का खाता बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर भी अभी वो काम नहीं हुआ, और शायद उस काम को पिछले 5-4 महीने में होने भी नहीं दिया गया। क्यों? अगर हो गया तो बशारत बुखारी को क्रेडिट होगा, इसलिए शायद उसको रुकवाया या रोका गया, आई सपोज, जो मेरी दानिस्त में जो है। तो इसलिए इनको ये सारा मालूम है कि हमने किस तरह काम किया और आगे बढ़ना है। और जो नए इलाका जाते हैं, उन्होंने जो यहाँ हमने जो भी किया, जैसा किया, उन्होंने देखा, उनको भी उम्मीद जगी कि अगर बशारत बुखारी आएगा ये हमारा काम भी करेगा। सो मैं सबसे इस्तदा करता हूँ कि सारे 1 अक्टूबर को के लिए वोट डालने के लिए, और जम के वोट डालिए, और कलम दवात को वोट डालिए गुस्से के साथ, ताकि बीजेपी को पता चले कि ये वोट हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। मुशाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत सवाल ऐसे थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन अभी वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग डे। थैंक यू वेरी मच। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।